सभी सुनने वालों का स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों में थोड़ा गहरा उतर रहे हैं। नमस्कार। एक ऐसे राजवंश के इतिहास में जिसने सदियों तक उत्तर भारत की राजनीति और संस्कृति पर अपनी छाप छोड़ी, गुर्जर प्रतिहार राजवंश। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे शिलालेख हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, यात्रियों के विवरण हैं, उनसे हम कोशिश करेंगे उनके पूरे सफर को समझने की। हाँ, उनके रहस्यमय उद्भव से लेकर उनके उत्थान, फिर शासन, कला और अंत में उनके पतन तक। सही कहा। ये सिर्फ राजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर के समाज और संस्कृति की भी एक झलक हमें मिलती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। परत दर परत खोलते हैं गुर्जर प्रतिहारों के इस इतिहास को। सबसे पहले इनकी पहचान और उद्भव, यही अपने आप में एक पहेली जैसा है ना? हाँ, है तो। इतिहासकारों में इसे लेकर काफी मतभेद है। कुछ मानते हैं कि वो मध्य एशिया से आए थे, शायद हूणों के साथ या बाद में। अच्छा। तो कुछ का मानना है कि नहीं, वे यहीं के थे, स्वदेशी थे। और वो एक अग्निकुल वाली कहानी भी तो है। हाँ, अग्निकुल सिद्धांत। इसका जिक्र बाद के स्रोतों में, जैसे पृथ्वीराज रासो में मिलता है कि माउंट आबू पर ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया और उससे 4 राजपूत वंशों की उत्पत्ति हुई। चालुक्य, परमार, चाहमान और प्रतिहार। बिल्कुल। हालांकि इतिहासकार इसे ऐतिहासिक तथ्य से ज्यादा एक प्रतीकात्मक कहानी मानते हैं। और प्रतिहार नाम का मतलब, इसका क्या अर्थ है? प्रतिहार का मतलब होता है द्वारपाल या रक्षक। वो दावा करते थे कि वो लक्ष्मण के वंशज हैं, जो राम के प्रतिहार थे। अच्छा, ये दावा भी था। और गुर्जर, ये नाम कैसे जुड़ा? गुर्जर नाम संभवतः गुर्जरात्रा क्षेत्र से जुड़ा है, जो आज का गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का इलाका है। शायद वो मूल रूप से उस इलाके से जुड़े थे। तो उनकी पहचान में क्षेत्र और उनके द्वारा अपनाया गया ये रक्षक का पद, दोनों शामिल हैं। हाँ, कह सकते हैं। अब अगर संस्थापक की बात करें तो एक नाम आता है हरिश्चंद्र का। 6ठी शताब्दी के आसपास, मंडोर, जोधपुर के पास। पर उन्हें शायद असली संस्थापक नहीं मानते। नहीं, उन्हें वंश का आदि पुरुष माना जाता है। राजवंश के वास्तविक संस्थापक, जिसने इसे एक बड़ी शक्ति बनाया, वो थे नागभट्ट प्रथम, लगभग 730 से 756 ईस्वी तक। नागभट्ट प्रथम। और इनकी राजधानी पहले कहाँ थी? शुरुआती केंद्र शायद मंडोर या उज्जैन रहा होगा। बाद में, जैसा हम देखेंगे, कन्नौज इनकी शक्ति का मुख्य केंद्र बना। ठीक है। तो नागभट्ट प्रथम, इनका सबसे बड़ा योगदान क्या माना जाता है? निस्संदेह अरब आक्रमणों को सफलतापूर्वक रोकना। उस समय सिंध पर अरबों का कब्जा हो चुका था और वो आगे बढ़ रहे थे। नागभट्ट ने उन्हें हराया और पश्चिम में एक तरह की दीवार खड़ी कर दी। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। उन्होंने भारत को पश्चिम से होने वाले हमलों से बचाया। हाँ, काफी हद तक। उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार गुजरात से ग्वालियर तक किया। हालांकि उन्हें दक्षिण के शक्तिशाली राष्ट्रकूट राजा दंतीदुर्ग से हार का सामना भी करना पड़ा था। तो यहीं से वो त्रिपक्षीय संघर्ष की भूमिका बननी शुरू हो गई थी। हाँ, राष्ट्रकूटों के साथ। बिल्कुल। नागभट्ट प्रथम के बाद उनके भतीजे वत्सराज शासक बने, लगभग 775 से 800 ईस्वी। वत्सराज, इन्होंने क्या किया? वत्सराज ने साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई। उन्होंने कन्नौज पर कब्जा करने की कोशिश की और बंगाल के पाल राजा धर्मपाल को हराया भी। ओह, तो पालों से भी संघर्ष शुरू हो गया। हाँ, लेकिन फिर वही हुआ। दक्षिण से राष्ट्रकूट राजा ध्रुव ने हमला किया और वत्सराज को हरा दिया। उन्हें पीछे हटना पड़ा और कन्नौज पर नियंत्रण खो दिया। तो ये कन्नौज इतना महत्वपूर्ण क्यों था कि तीनों शक्तियां, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, इसके लिए लड़ रही थीं? कन्नौज उस समय उत्तर भारत का सबसे प्रतिष्ठित शहर था। हर्षवर्धन के बाद से ही वो शक्ति का केंद्र बन गया था। गंगा के किनारे बसा, व्यापारिक मार्ग पर स्थित, उसका सामरिक और आर्थिक महत्व बहुत ज्यादा था, जैसे पहले पाटलिपुत्र का था। समझ गया। तो कन्नौज पर कब्जा उत्तर भारत पर वर्चस्व का प्रतीक। बिल्कुल। वत्सराज के बाद आए नागभट्ट द्वितीय, लगभग 800 से 833 ईस्वी तक। नागभट्ट द्वितीय, इन्होंने क्या पालों और राष्ट्रकूटों से संघर्ष जारी रखा? हाँ, बिल्कुल। इन्होंने कन्नौज पर फिर से अधिकार किया, वहां के शासक चक्रायुध को हराकर, जो शायद पालों का समर्थक था। अच्छा, तो कन्नौज वापस प्रतिहारों के पास आ गया। हाँ, और उन्होंने धर्मपाल को फिर से हराया, लेकिन राष्ट्रकूटों से उनका संघर्ष जारी रहा। इस बार राष्ट्रकूट राजा थे गोविंद तृतीय।
उनसे नागभट्ट द्वितीय को भी हार का सामना करना पड़ा। अरे, मतलब ये संघर्ष तो चलता ही रहा, हार जीत का सिलसिला। हाँ, ये त्रिपक्षीय संघर्ष लगभग 2 सदियों तक चला। नागभट्ट द्वितीय का एक और महत्वपूर्ण काम था सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाना। ओह, वही सोमनाथ मंदिर जिसे अरबों ने नष्ट कर दिया था? जी हाँ, माना जाता है कि अरब गवर्नर जुनेद के हमले में जो मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका पुनर्निर्माण नागभट्ट द्वितीय ने करवाया। ये तो बहुत बड़ा काम था उस समय। निश्चित रूप से। अब नागभट्ट द्वितीय के बाद कुछ समय की अस्थिरता के बाद आते हैं इस वंश के सबसे प्रतापी शासक मिहिर भोज या भोज प्रथम। मिहिर भोज, इनका नाम तो बहुत सुना है। लगभग 836 से 885 ईस्वी तक, है ना? हाँ, लगभग 50 साल का शासन। और इनके समय में गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। कहाँ तक फैला था साम्राज्य? उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा तक, और पश्चिम में सिंध सीमा से पूर्व में बंगाल की सीमा तक। मतलब एक बहुत विशाल साम्राज्य था। वाकई। और इनकी कोई खास उपाधि भी थी? हाँ, वो विष्णु के भक्त थे और उन्होंने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। वराह विष्णु का अवतार है। अच्छा, आदि वराह। और इनके सिक्के भी मिलते हैं? हाँ, उनके सिक्के मिलते हैं जिन पर वराह की आकृति बनी हुई है। उनकी सेना, खासकर उनकी घुड़सवार सेना, बहुत शक्तिशाली मानी जाती थी। इसका जिक्र शायद अरब यात्रियों ने भी किया है। मसूदी ने भी उनके बारे में लिखा और राजा को बौरा या बरुआ कहा, जो शायद वराह या भोज का ही बिगड़ा रूप हो। दिलचस्प है। मिहिर भोज केवल योद्धा ही थे या कला साहित्य के भी संरक्षक थे? वो विद्वानों और साहित्य के भी संरक्षक थे। हालांकि उनके अपने दरबारी कवियों का उतना जिक्र नहीं मिलता जितना उनके बेटे के समय मिलेगा। उनके बेटे कौन थे वो? महेंद्रपाल प्रथम, लगभग 885 से 910 ईस्वी तक। मिहिर भोज के बाद ये शासक बने। महेंद्रपाल प्रथम, इन्होंने क्या साम्राज्य को और बढ़ाया? हाँ, इन्होंने साम्राज्य को बनाए रखा और शायद थोड़ा विस्तार भी किया, मगध और उत्तरी बंगाल तक। लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान साहित्य को संरक्षण देना था। अच्छा, किसके जरिए? इनके दरबार में थे महान कवि और नाटककार राजशेखर। वो न केवल इनके दरबारी कवि थे बल्कि गुरु भी माने जाते हैं। राजशेखर, हाँ, इनका नाम तो संस्कृत और प्राकृत साहित्य में बहुत बड़ा है। बिल्कुल। उन्होंने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे, जैसे काव्य मीमांसा, जो काव्य शास्त्र पर है। और उनके नाटक भी तो हैं। हाँ, कर्पूर मंजरी, जो पूरी तरह से सौरसैनी प्राकृत में लिखा गया है। ये बहुत खास बात है। फिर बाल रामायण, बाल भारत या प्रचंड पांडव जैसे नाटक भी हैं। तो मतलब महेंद्रपाल के समय कन्नौज साहित्य का एक बड़ा केंद्र बन गया था। हाँ, बिल्कुल। राजशेखर के अलावा भी इस दौर में और महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियां रची गई, जैसे माघ का शिशुपाल वध। हालांकि वो शायद थोड़े पहले के हैं, पर इसी काल के आसपास उनकी प्रसिद्धि बढ़ी। और जैन साहित्य? जैन साहित्य भी खूब रचा गया। हरिभद्र सूरी जैसे महान जैन आचार्य हुए, जिन्होंने धुर्ताख्यान और समराई चकाहा जैसी रचनाएं प्राकृत में लिखी। उद्योतन सूरी की कुवल्यमाला भी इसी दौर की महत्वपूर्ण रचना है। तो संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश सभी भाषाओं में साहित्य रचा जा रहा था। हाँ, शिक्षा व्यवस्था भी काफी उन्नत थी। गुरुकुल प्रणाली थी, मौखिक अध्ययन पर जोर था, शास्त्रार्थ होते थे, विद्वानों की गोष्ठियां होती थीं। कन्नौज तो विद्या का एक बहुत बड़ा केंद्र था ही। अच्छा, अब अगर प्रशासन की बात करें तो इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? व्यवस्था तो राजतंत्रात्मक ही थी। राजा सर्वोच्च होता था। परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी भव्य उपाधियां लेते थे। और राजा की मदद के लिए मंत्री होते थे और सबसे महत्वपूर्ण थे सामंत। ये सामंत अपने अपने क्षेत्रों में शासन करते थे और जरूरत पड़ने पर राजा को सैन्य सहायता देते थे। अच्छा, तो ये सामंती व्यवस्था थी। हाँ, काफी हद तक। राज्य को इकाइयों में बांटा गया था। सबसे बड़ी इकाई होती थी भुक्ति यानी प्रांत। भुक्ति का प्रमुख उपरिख कहलाता था। भुक्ति के नीचे? भुक्ति को मंडलों यानी जिलों में बांटा गया था। मंडल का प्रमुख मंडलपति होता था और फिर सबसे छोटी इकाई नगर या ग्राम थी। गांव का प्रशासन कैसे होता था? गांव का प्रशासन गांव के बड़े बुजुर्ग करते थे, जिन्हें महत्तर कहा जाता था। साथ ही एक राज्य का अधिकारी भी होता था, ग्रामपति। तो मतलब स्थानीय और राजकीय दोनों स्तर पर प्रशासन था। हाँ, और माना जाता है कि उनका प्रशासन काफी कुशल था, जिसने इतने बड़े साम्राज्य को संभाले रखा और बाहरी आक्रमणों, खासकर अरबों को रोकने में मदद की। ठीक है, अब थोड़ा समाज और धर्म की तरफ देखें। उस समय माहौल कैसा था? ये हिंदू धर्म के पुनरुत्थान का काल माना जा सकता है।
खासकर वैष्णव और शैव मत बहुत लोकप्रिय थे। मिहिर भोज तो विष्णु भक्त थे ही आदिवरा। बिल्कुल। शाक्त संप्रदाय यानी देवी पूजा और सूर्य पूजा का भी काफी प्रचलन था। राजा लोग मंदिर बनवाने को बहुत महत्व देते थे, अपना पवित्र कर्तव्य मानते थे। और बाकी धर्मों की क्या स्थिति थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म? बौद्ध धर्म का प्रभाव काफी कम हो गया था इस समय तक। पाल राजा बौद्ध धर्म के संरक्षक थे, लेकिन प्रतिहारों के प्रभाव क्षेत्र में इसका पतन हुआ। ब्राह्मणवाद का उदय ज्यादा दिखाई देता है। और जैन धर्म? जैन धर्म पश्चिमी भारत में यानी राजस्थान, गुजरात, मालवा में काफी सक्रिय रहा। कई व्यापारी वर्ग जैन थे और कुछ राजाओं का भी संरक्षण मिला। जैसे हमने बात की, नागभट्ट द्वितीय ने ग्वालियर में जैन मंदिर बनवाया था। हरिभद्र सूरी जैसे जैन आचार्य भी तो इसी काल में हुए। हाँ बिल्कुल। वप्पभट्ट सूरी भी एक प्रमुख जैन आचार्य थे इसी दौर के। तीर्थ यात्रा का भी काफी प्रचलन था। लोग गया, वाराणसी, हरिद्वार, पुष्कर जैसी जगहों पर जाते थे। गंगा नदी को सबसे पवित्र माना जाता था। तो कुल मिलाकर एक धार्मिक समाज था जिसमें हिंदू धर्म की प्रमुखता थी। हाँ। अब आते हैं उनकी कला और स्थापत्य पर, जो कि बहुत शानदार है। हाँ, गुर्जर प्रतिहार शैली के मंदिर तो बहुत प्रसिद्ध हैं। क्या खास था इस शैली में? इसे मारू गुर्जर या कभी-कभी महू गुर्जर शैली भी कहते हैं। इसकी खासियत है इसके उत्कीर्णित पटल, यानी दीवारों पर सुंदर नक्काशी, खुले या स्तंभों वाले मंडप और शिखर का एक विशिष्ट आकार। अलंकरण पर काफी जोर होता था। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण कहाँ देख सकते हैं हम इस शैली को? बहुत सी जगह हैं, जैसे ओसियां, जोधपुर के पास का महावीर जैन मंदिर। ये पश्चिम भारत का शायद सबसे पुराना जीवित जैन मंदिर है। और यहाँ सूर्य मंदिर भी है जो इसी शैली का है। ओसिया। और मध्य प्रदेश में मुरैना के पास बटेसर मंदिर समूह। यहाँ करीब 200 छोटे बड़े मंदिर थे, बलुआ पत्थर के बने, शिव, विष्णु, शक्ति सबको समर्पित। हालांकि अब काफी क्षतिग्रस्त हैं। 200 मंदिर? अरे वाह। हाँ। फिर राजस्थान में बरोली मंदिर समूह है, रावत भाटा के पास। यहाँ भी घाटेश्वर महादेव का मंदिर बहुत सुंदर है। कहते हैं औरंगजेब ने इन्हें काफी नुकसान पहुंचाया था। और ग्वालियर का वो मंदिर जिसका आपने जिक्र किया था? तेली का मंदिर ग्वालियर किले में है। ये शायद प्रतिहारों का सबसे पुराना बड़े पैमाने का बचा हुआ काम है। इसका शिखर थोड़ा अलग द्रविड़ शैली जैसा दिखता है, जो इसे और खास बनाता है। अच्छा, और भी कोई जगह? हाँ, गुजरात में रोड़ा के मंदिर, मध्य प्रदेश में ग्यारसपुर, राजस्थान में जगत का अंबिका माता मंदिर, किराडू के मंदिर, ये सब इसी शैली या इससे प्रभावित शैली के उदाहरण हैं। इस शैली के मुख्य अंग क्या होते थे मंदिर में? एक विकसित मंदिर में आमतौर पर एक ऊंचा चबूतरा होता था जिसे अधिष्ठान कहते हैं। फिर मंदिर की दीवारें, जंघा जिन पर नक्काशी होती थीं, उसके ऊपर शिखर, प्रवेश के लिए मुखमंडप, फिर अंतराल और अंदर गर्भगृह जहां मुख्य मूर्ति होती थी। और मूर्तिकला, मूर्तियां कैसी बनती थीं? मूर्तियां भी बहुत सुंदर बनती थीं। कन्नौज से मिली विष्णु विश्वरूप की मूर्ति या शिव पार्वती विवाह का दृश्य बहुत प्रसिद्ध है। ग्वालियर संग्रहालय में रखी सूरज सुंदरी की मूर्ति भी इसी काल की मानी जाती है। बहुत ही कलात्मक काम है। ये तो अद्भुत है। और ये कहा जाता है कि खजुराहो के मंदिर भी इसी शैली से निकले हैं। हाँ, चंदेल राजा जो पहले प्रतिहारों के सामंत थे, उन्होंने खजुराहो में जो मंदिर बनवाए वो इसी मारू गुर्जर शैली का ही एक तरह से चरमोत्कर्ष माने जाते हैं। तो मतलब प्रतिहारों ने एक ऐसी मजबूत नींव रखी जिस पर आगे और विकास हुआ। बिल्कुल, कला और स्थापत्य के क्षेत्र में उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। तो इतनी शक्तिशाली साम्राज्य, इतनी सांस्कृतिक समृद्धि, फिर इसका पतन कैसे हो गया? क्या हुआ? देखिए, महेंद्रपाल प्रथम के बाद जो उत्तराधिकारी हुए, जैसे महिपाल प्रथम, वो उतने शक्तिशाली साबित नहीं हुए। साम्राज्य अंदरूनी कलह और बाहरी हमलों से कमजोर होने लगा। बाहरी हमले मतलब? राष्ट्रकूटों के हमले फिर से तेज हो गए। राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने लगभग 916 ईस्वी में कन्नौज पर हमला किया और उसे बुरी तरह लूटा। महिपाल को भागना पड़ा। ओहो, ये तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा। हाँ, इससे प्रतिहारों की प्रतिष्ठा को बहुत धक्का लगा। सामंत राजा ज्यादा स्वतंत्र होने लगे। साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ने लगा। और फिर वो गजनवी का हमला? हाँ, रही सही कसर महमूद गजनवी के हमले ने पूरी कर दी। 1018 ईस्वी में उसने कन्नौज पर आक्रमण किया। उस समय वहां का राजा राज्यपाल था। उसने सामना किया? नहीं, वो बिना लड़े ही भाग गया।
इससे उसकी और भी बदनामी हुई। बाद में चंदेल राजाओं ने, जो इसे कायरता मानते थे, उसे मार डाला। तो कन्नौज पर गजनवी का कब्जा हो गया? हाँ, उसने शेहा को लूटा। इसके बाद प्रतिहार साम्राज्य लगभग खत्म ही हो गया। वो छोटे छोटे इलाकों तक सिमट कर रह गए। और जो सामंत थे उनका क्या हुआ? वही तो, जो सामंत राजा थे जैसे चाहमान, चौहान, चंदेल, गुहेल मेवाड़ के, परमार, तोमर, दिल्ली के, वो सब स्वतंत्र हो गए और उन्होंने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए। प्रतिहार साम्राज्य इन्हीं टुकड़ों में बिखर गया। और अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक का नाम यशपाल मिलता है। लगभग 1036 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही इस महान राजवंश का पूरी तरह से अंत हो गया। तो ये थी गुर्जर प्रतिहारों की कहानी, उदय, चरमोत्कर्ष और फिर पतन। हाँ, एक ऐसी शक्ति जिसने न केवल सदियों तक बाहरी आक्रमणों का, खासकर अरबों का, सफलतापूर्वक सामना किया, बल्कि कला, साहित्य और स्थापत्य के क्षेत्र में भी एक बहुत समृद्ध विरासत छोड़ी। बिल्कुल, उनका वो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष भी भारतीय मध्ययुगीन इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। निश्चित रूप से। उनका पतन भले ही आंतरिक कमजोरियों और बाहरी हमलों से हुआ, लेकिन उनकी छाप तो मिट नहीं पाई। उनके बनाए मंदिर आज भी खड़े हैं, उनके दौर का साहित्य आज भी पढ़ा जाता है। और उनका सबसे बड़ा महत्व शायद यही है कि उन्होंने उत्तर भारत को सदियों तक एक तरह की स्थिरता दी और बाहरी हमलों से बचाए रखा। हर्षवर्धन के बाद जो राजनीतिक शून्यता आई थी, उसे भरने का उन्होंने एक सफल प्रयास किया। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि अगर पश्चिमी सीमा पर उनका ये सदियों लंबा प्रतिरोध न होता तो शायद उत्तर भारत का इतिहास और भूगोल कुछ और ही होता आज। बिल्कुल। तो ये थी गुर्जर प्रतिहार राजवंश की कहानी, उनके स्रोतों के आधार पर एक विस्तृत चर्चा। हाँ, उम्मीद है सुनने वालों को ये जानकारी पूर्ण और दिलचस्प लगी होगी। उम्मीद तो यही है। आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। और सभी सुनने वालों का भी धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे, इतिहास के कुछ और पन्नों को पलटेंगे, कुछ नए स्रोतों की पड़ताल करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दें। नमस्कार। अगर आपको ये सत्र पसंद आया और भविष्य में इस तरह की ज्ञानवर्धक चर्चाएं चाहते हैं, तो हमारे चैनल सेज वॉक्स को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आपके बहुमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।